वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ड्रग पॉइजनिंग के बारे में कि एक्चुअल में ड्रग पॉइजनिंग क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं और ड्रग पॉइजनिंग में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, ड्रग पॉइजनिंग को कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअल में ड्रग पॉइजनिंग क्या होता है। गाइस, यहाँ पर जो ड्रग पॉइजनिंग होता है ये एक टाइप की पॉइजनिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल, ठीक है, जब कोई पर्सन एक्सेसिव इनटेक ऑफ ड्रग्स, जब कोई पर्सन किसी भी ड्रग का एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करता है तब उसके कारण जो है ड्रग पॉइजनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जब कोई इंडिविजुअल किसी भी ड्रग को हाई डोज और अगर लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ करता है तो उसके कारण क्या होता है, ड्रग पॉइजनिंग देखने को मिलती है। जब कोई इंडिविजुअल हाई अमाउंट में और उस ड्रग को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करता है तब क्या होता है, उस ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम लोग ड्रग पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रग पॉइजनिंग है वो किसी भी ड्रग से हो सकती है। अगर कोई भी ड्रग है वो अगर पर्सन हाई अमाउंट में लॉन्ग टाइम तक यूज़ करता है तो उसके कारण ड्रग पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करें तो विटामिन्स हो सकते हैं, वारफेरिन हो सकता है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग हो सकते हैं, या फिर ओपॉइड हो सकते हैं, या फिर एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हो सकती हैं, या फिर सेडेटिव हो सकते हैं, स्टिमुलेंट्स हो सकते हैं। कोई भी ड्रग है अगर वो हाई डोज में और लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जाता है तो उसके कारण जो है उस ड्रग की जो ब्लड में कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको हम लोग ड्रग पॉइजनिंग बोलते हैं। ओके, बात करें अगर पैथोफिजियोलॉजी की कि भाई जो ड्रग पॉइजनिंग है ये कैसे कैसे होती है, तो होता क्या है, जब कोई इंडिविजुअल क्या होता है ओवर इंजेक्शन करता है, मतलब कोई भी ड्रग अगर ओवरडोज लेता है और या फिर कोई केमिकल से एक्सपोज होता है, कोई हार्मफुल केमिकल से एक्सपोज होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उस वो ड्रग भी हो सकता है या फिर केमिकल हो सकता है, वो जो ड्रग है या फिर जो केमिकल है वो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है, टॉक्सिक इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होने लगते हैं। उस टॉक्सिक इफेक्ट के कारण जो है कई सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर सिम्टम्स की बात करें कि भाई ड्रग पॉइजनिंग में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो जो सिम्टम्स हैं ये डिपेंड करता है कि किस ड्रग की पॉइजनिंग है। ठीक है, किस टाइप के ड्रग की पॉइजनिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। मान लीजिए कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स की पॉइजनिंग है, तब उस पेशेंट में जो है कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, पेशेंट में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा, पेशेंट में ड्राउजीनेस रहेगा और अनस्टडी वॉकिंग रहेगा। ठीक है, और स्लो ब्रीथिंग रहेगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको एंटी एंजाइटी ड्रग्स के पॉइजनिंग में पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो ड्रग है वो है ओपॉइड। मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर ओपॉइड की पॉइजनिंग है तो ओपॉइड की पॉइजनिंग में पेशेंट में जो है सबसे पहले ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्लो ब्रीथिंग रहेगी और यूफोरिया रहेगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको ओपॉइड की पॉइजनिंग में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है स्टिमुलेंट। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको स्टिमुलेंट की पॉइजनिंग है। कई सारे स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर स्टिमुलेंट्स की पॉइजनिंग है तो उसमें जो है यूफोरिया पेशेंट में देखने को मिलेगा और यहाँ पर डिक्रीज अपेटाइट देखने को मिलेगा, पेशेंट में इंसोमिनिया देखने को मिलेगा, पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। ठीक है, इंक्रीज अलर्टनेस रहेगा, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी और पेशेंट में बॉडी का टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको स्टिमुलेंट की पॉइजनिंग में देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि भाई ड्रग की पॉइजनिंग में क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं, कैसे पता लग सकता है कि ड्रग की पॉइजनिंग हुई है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। कई सारे जो है साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ड्रग पॉइजनिंग में, ठीक है। तो उन साइन और सिम्टम्स को विजुलाइज करके जो है ड्रग पॉइजनिंग को डायग्नोस किया जा सकता है। या फिर जो है यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, सीरम टेस्ट करवाया जाता है। जो सीरम टेस्ट है ये सबसे एक्यूरेट है ड्रग पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब सीरम टेस्ट होता है तब वहाँ पर जो ड्रग का कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और पेशेंट में स्वेट और सलाइवा टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनके थ्रू ड्रग पॉइजनिंग को डायग्नोस किया जाता है। लास्ट में बात करते हैं मैनेजमेंट की कि भाई ड्रग की पॉइजनिंग में पेशेंट को क्या मैनेजमेंट, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट में जो स्टमक होता है उस स्टमक को वॉश आउट करना है। पेशेंट में स्टमक को वॉश आउट करना है। स्टमक को वॉश आउट करने के लिए गैस्ट्रिक लावाज किया जाता है। जो गैस्ट्रिक लावाज होता है ये एक प्रोसीजर होता है जो डॉक्टर और नर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब स्टमक को वॉश आउट किया जाता है तो जो स्टमक के अंदर जो मेडिकेशन होती है वो बाहर निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लावाज किया जाता है पेशेंट में। उसके बाद क्या है, पेशेंट में एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया जाता है। ड्रग पॉइजनिंग में पेशेंट में एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये जब इनटेक करवाया जाता है तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। जो चारकोल होता है ये जब स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में जो भी ड्रग्स होता है उस ड्रग पर चारकोल बाइंड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ओवरडोज के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीडोट्स देते हैं। कई सारी मेडिकेशन का एंटीडोट भी दिया जाता है इफ़ेक्ट को रिवर्स करने के लिए। ओके, नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर पेशेंट को कई बार सीपीआर परफॉर्म करने की भी ज़रूरत होती है। पेशेंट को सीपीआर देने की भी ज़रूरत होती है अगर जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आइज़ की पॉइजनिंग है, अगर आइज़ में मेडिकेशन की पॉइजनिंग है, ड्रग की पॉइजनिंग है, तब उस कंडीशन में क्या करना है, आइज़ को 20 मिनट तक की कूल वाटर से फ्लश करना है, जिससे जो आइज़ में जो भी पॉइजनिंग है वो रिड्यूस होगी। ओके, तो ये था मैनेजमेंट, ये था छोटा सा टॉपिक ड्रग पॉइजनिंग। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस पीडीएफ नोट्स को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।